नमस्ते। इतिहास में ना कई बार एक ही पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही नाटकीय मोड़ की बात करेंगे जहां एक सेनापति ने एक कमजोर पड़ते साम्राज्य को उखाड़ फेंका और अपने ही एक नए वंश की नींव रख दी। जरा सोचिए, एक तरफ एक महान साम्राज्य मौर्य वंश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और ठीक उसी ढहती हुई नींव पर एक सेनापति की आंखों में एक नए साम्राज्य का सपना पल रहा था। ये कहानी उसी दौर की है जब इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस विशाल साम्राज्य के पतन से। देखते हैं कि मौर्य वंश अपने आखिरी दिनों में कैसा दिख रहा था। तो 185 ईसा पूर्व के आसपास जो मौर्य साम्राज्य कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैला था, वो अब बिखर रहा था। सम्राट बृहद्रथ, जो उस वक्त गद्दी पर थे, बहुत ही कमजोर शासक माने जाते थे। नतीजा, प्रांत एक एक कर आज़ादी का ऐलान कर रहे थे और उत्तर पश्चिम से यवनों मतलब इंडो ग्रीक का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। मतलब हालात कुछ ऐसे थे कि सत्ता का केंद्र खाली हो चुका था और उस खाली जगह को भरने का कोई इंतजार कर रहा था। और इसी खाली जगह को भरने के लिए इतिहास के मंच पर आता है हमारी कहानी का मुख्य किरदार, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति पुष्यमित्र शुंग। तो सवाल ये उठता है कि ये पुष्यमित्र शुंग था कौन? वो मौर्य सेना का ही सेनापति था, यानी कमांडर इन चीफ। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से क्षत्रिय था। मतलब एक ऐसा अनोखा मेल, दिमाग एक ज्ञानी का लेकिन काम एक योद्धा का। तो देखिए उस वक्त सत्ता का पलड़ा कैसे झुका हुआ था। एक तरफ थे सम्राट बृहद्रथ, जिन्हें सभी कमजोर और बेअसर राजा मानते थे, और दूसरी तरफ था उनका अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो ज्यादा काबिल, सम्मानित और असल में ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में टकराव तो होना ही था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां एक ही झटके में, एक ही दिन में एक युग का अंत हुआ और दूसरे की शुरुआत हो गई। पुष्यमित्र की कहानी तो 290 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है, लेकिन इतिहास में जो तारीख कहिए खूनी अक्षरों में लिखी गई वो थी 185 ईसा पूर्व। यही वो दिन था जब पाटलिपुत्र में तख्ता पलट हुआ। तो सीन कुछ ऐसा था। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड चल रही थी। सम्राट बृहद्रथ अपनी पूरी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। माहौल एकदम शक्ति प्रदर्शन वाला था। और तभी सबके सामने पुष्यमित्र ने अपने ही सम्राट पर हमला कर दिया। जैसा कि ऐतिहासिक किताब हर्षचरित में लिखा भी है, उसने अपने स्वामी मौर्य बृहद्रथ, जो बुद्धि से कमजोर था, को कुचल दिया। ये कोई छिपी हुई साजिश नहीं थी, ये पूरी सेना के सामने की गई एक खुली बगावत और हत्या थी। अब सवाल ये था कि एक सम्राट का कत्ल करने के बाद पुष्यमित्र महज एक बागी कहलाएगा या एक नए साम्राज्य का संस्थापक बनेगा? चलिए देखते हैं उसने क्या किया। और इसका जवाब इस बात में है कि ये कोई छोटा मोटा तख्ता पलट नहीं था। पुष्यमित्र ने 1-2 साल नहीं, पूरे 36 साल राज किया, 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व तक। इतना लंबा शासनकाल साफ बताता है कि वो सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि एक शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसके सामने कई चुनौतियां थीं। सबसे पहले तो उसने मगध में उठे विद्रोहों को कुचला और अपनी सत्ता को मजबूत किया। फिर उत्तर पश्चिम से जो यवन हमला कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया, और सबसे होशियारी का काम ये किया कि शासन चलाने के लिए मौर्यों के बनाए हुए पुराने प्रशासनिक ढांचे को ही इस्तेमाल किया, जिससे सब कुछ आसानी से चलता रहा। लेकिन सिर्फ राजकाज संभालना ही काफी नहीं था। उसे अपनी लेजिटिमेसी, अपनी संप्रभुता का ढिंडोरा पीटना था, और इसके लिए उसने एक बहुत ही पावरफुल जरिया चुना। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान होता था जिसे सिर्फ वही राजा कर सकता था जिसका लोहा सब मानते हों। ये एक तरह से ऐलान था कि अब एक नया दौर शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में पुष्यमित्र की विरासत इतनी सीधी साधी नहीं है। वो इतिहास के उन किरदारों में से है जिन्हें लेकर आज भी बहुत बहस होती है। तो आखिर उसे कैसे याद किया जाए? और ये बहस इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? वैदिक धर्म का रक्षक या फिर बौद्ध धर्म का दुश्मन? देखिए, एक खेमा जो बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान का हवाला देता है, कहता है कि पुष्यमित्र ने मठों को तोड़ा और बौद्ध भिक्षुओं पर बहुत जुल्म किए। लेकिन वहीं दूसरा खेमा पुरातात्विक सबूत पेश करता है, जैसे भरहूत का स्तूप जो उसी के दौर में बना।
ये सबूत दिखाते हैं कि उसके राज में बौद्ध कला को संरक्षण भी मिल रहा था। तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है। खैर, 147 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र का ये लंबा और घटनाओं से भरा शासनकाल खत्म हुआ और उसने ये पक्का किया कि सत्ता उसके परिवार में ही रहे। उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र राजा बना और इस तरह शुंग वंश आगे बढ़ा। तो पुष्यमित्र शुंग की कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद एक मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई कोई नया दौर, कोई नई शुरुआत बिना किसी तरह की हिंसा के हो सकती है? इतिहास तो बार बार हमें यही दिखाता है कि सत्ता का खेल अक्सर खून से ही खेला जाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।